अस्सलाम वालेकुम। 77 पार्ट भी स्टार्ट करते हैं जी। दो चार छोटी छोटी चीज़ें इसमें आज हम कर लेते हैं। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसके अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पर इक्विटी में शेयर कैपिटल आता है, शेयर प्रीमियम आ गया, रिटेन्ड अर्निंग्स आ गई। चलो शेयर प्रीमियम भी लिख लेता हूँ, काफ़ी है। रिटेन्ड अर्निंग्स आ गई, और लायबिलिटी साइड पर आपको लॉन्ग टर्म लोन नज़र आ रहा है। उसका मिसाल के तौर पे वो है 10% लॉन्ग टर्म लोन। 10% लॉन्ग टर्म लोन। 10% लॉन्ग टर्म लोन का मतलब क्या होता है? ऐसा लॉन्ग टर्म लोन जिसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना है जी? 10%। ठीक है जी। उसके बाद जी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में P&L होता है। ठीक है जी, P&L ही लिख देता हूँ सिर्फ, जो मेरा कंसर्न है इस वक्त। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपको इन दोनों कॉस्ट्स होती हैं, पता है ना। शेयर कैपिटल ये भी पैसा है जो बिजनेस यूज़ कर रहा है ओनर्स का, लेकिन इसकी नेचर ऐसी होती है कि ये कभी वापस नहीं होता अनलेस कि कंपनी बंद हो जाए। जबकि लॉन्ग टर्म लोन है तो ये भी किसी का पैसा जो बिजनेस इस्तेमाल कर रहा है, भाई जल्दी कर लो सारा आपका आगे आ गया। शेयर कैपिटल ओनर इस्तेमाल कर रहा है, ये बिजनेस ये पैसा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये पैसा जो बिजनेस को ओनर्स ने दिया है ये कभी भी बिजनेस वापस नहीं करता अनलेस के बिजनेस क्लोज ही हो जाए, कंपनी बंद हो जाए। तो फिर वो एसेट्स बेच, लायबिलिटी पे करके जो बचे वो इनको बचा खुचा मिलता है। इसलिए इसको रेजिडुअल इंटरेस्ट भी कहते हैं। शेयर कैपिटल को रेजिडुअल इक्विटी, शेयर कैपिटल इसको क्या कहते हैं? रेजिडुअल इंटरेस्ट। ठीक है। रेजिडुअल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पे इक्विटी है 50 और लायबिलिटीज़ हैं 20, टोटल इस साइड का टोटल क्या आ गया? 70। एसेट साइड्स जो एसेट साइड के ऊपर जो एसेट्स आ रहे हैं टोटल करंट नॉन करंट मिलाकर वो है 70। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर आज कंपनी बंद हो जाए तो कंपनी में जो एसेट्स पड़े हैं वो बेच दिए जाते हैं। वो क्या किया जाता है जी? उनको बेच दिया जाता है। ये बेचने के बाद 70 रुपये जो आएंगे, उन 70 रुपये से पहले ये 20 रुपये पे किए जाएंगे, और जो बाकी 50 बचेंगे वो 50 इन इक्विटी होल्डर्स के हवाले कर दिए जाएंगे। तो इसलिए इसको कहा जाता है रेजिडुअल इंटरेस्ट। शेयर कैपिटल क्या कहा जाता है जी? रेजिडुअल इंटरेस्ट। यानी शेयर कैपिटल की नेचर ऐसी है कि ये कभी भी रिडीम नहीं होना। रिडीम मतलब वापस नहीं होना। शेयर जब इशू किया जाता है तो उसके अगेंस्ट कंपनी पैसे लेती है, शेयर इशू कर देती है। रिडीम का मतलब ये है कि कभी जो शेयर कैप होल्डर शेयर लेकर वापस आए कंपनी के पास तो कंपनी उसको पैसे नहीं देती। बाय बैक आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप बस यही समझ लें कि कभी भी कंपनी पैसे वापस नहीं करती। सिलेबस में नहीं है ना बाय बैक, इसलिए उसकी बात नहीं कर रहा फिलहाल में। ठीक है, जरूरत पड़ी तो कर लूँगा, फिलहाल पहली बात तो सीख लें। यानी शेयर कैपिटल की नेचर क्या है? कभी ना वापस होने वाला पैसा। ठीक है। जबकि लॉन्ग टर्म लोन क्या है? ये कभी ना वापस होने वाला पैसा नहीं है, ये लंबे अरसे तक बिजनेस के पास ज़रूर है, लेकिन बिजनेस ने इसको वापस करना होता है। इसकी नेचर इक्विटी से हट गई। मैंने आपको बोरिंग कॉस्ट के टॉपिक में पढ़ाया था। इक्विटी वो होती है जो कभी भी वापस नहीं होती, और उसके ऊपर जो रिटर्न है वो भी फिक्स नहीं होता। जबकि डेट क्या है? स्पेसिफाइड डेट्स पर स्पेसिफाइड अमाउंट्स पे होती हैं। अगर 10% लिखा हुआ है तो मतलब हर साल 10% इंटरेस्ट पे होना है, और अगर 10 साल बाद ये लोन वापस होना है तो 10 साल बाद ये लोन वापस करना पड़ेगा। तो स्पेसिफाइड डेट्स, स्पेसिफाइड अमाउंट्स, ये निशानी होती है डेट की। तो इन दोनों में फ़र्क समझ आ रहा है? ये क्या है? डेट, और ये क्या है? इक्विटी। तो शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म लोन। अब दोनों की कुछ कॉस्ट्स होती हैं। ठीक है, दोनों की कुछ कॉस्ट्स होती हैं। शेयर कैपिटल की कॉस्ट क्या होती है?
जो ओनर से पैसा बिजनेस ने लेकर इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट क्या होती है? शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर को कंपनी क्या पे करती है? तो ये क्या है? शेयर कैपिटल की कॉस्ट है, ठीक है। और लोन जो बैंक से ले रखा है कंपनी ने, उसकी कॉस्ट क्या होगी? इंटरेस्ट जो बैंक को पे करना है। अब मुझे बताओ, क्या आपको इन दोनों की प्लेसमेंट का पता है? पीएनएल के अंदर क्या आता है? डिविडेंड नहीं, फाइनेंस कॉस्ट। पीएनएल में चलते 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 फाइनेंस कॉस्ट आती है, और फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आपको ये इंटरेस्ट एक्सपेंस नजर आएगा एट द रेट ऑफ 10% ऑन लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है जी। ये फिगर यहां पर माइनस हो जाती है, मेरे पास लोन की फिगर नहीं है, ठीक है ना। तो ये यहां पर इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आता है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर आगे चलकर पैट की फिगर निकलती है, और ये पैट फिर जाता है, आपको पता है कहां पे? रिटेन्ड अर्निंग्स में, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी के अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में, ठीक है। तो मैं यहां पे पैट को क्लोज करता हूं, और अगली कहानी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो आजकल हम बना रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर शेयर कैपिटल मैंने लिखा हुआ है ना, और रिटेन्ड अर्निंग्स मैंने लिखी हुई थी, ठीक है जी। इसको ज़रा थोड़ा सा फास्ट ले, नोट बाद में कर लेना, रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है जी। तो ये शेयर कैपिटल जो है और ये रिटेन्ड अर्निंग्स, एंड पे नोट करिएगा ना, ताकि आपको पता लग जाए क्या क्या लिखना है कब, ठीक है जी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को मैं बना रहा हूँ, ठीक है जी। ओपनिंग बैलेंस आता है, आपको पता है इसमें। फिर इसमें क्या आएगा? पैट, ठीक है। ये पैट कहाँ पे आता है? रिटेन्ड अर्निंग्स में। यहाँ पे हम लिख दिया करते थे टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम, ठीक है ना। तो बहरहाल प्रॉफिट आएगा कहाँ पर? रिटेन्ड अर्निंग्स में। और फिर डिविडेंड बांटा जाता है, एंड पे नोट करिएगा फाइनल वर्जन, बेशक पिक्चर ले लीजिएगा, ठीक है। डिविडेंड आता है, ठीक है जी, और डिविडेंड आएगा एट द रेट ऑफ, कुछ भी परसेंटेज हो सकती है, ज़्यादा प्रॉफिट्स आए तो ज़्यादा, कम आए तो कम, लेकिन इस डिविडेंड ने रिटेन्ड अर्निंग्स में से माइनस होना होता है। इसकी हमने एंट्री पढ़ी थी, यहाँ तक कोई मसला? ये नॉलेज आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, कि शेयर कैपिटल ओनर्स का पैसा है जो बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, और इस पर कॉस्ट पे करता है बिजनेस डिविडेंड की फॉर्म में। शेयर कैपिटल इक्विटी में नज़र आता है, क्योंकि ये डेट नहीं है, ये वापस नहीं होते जब तक कंपनी जिंदा है, ठीक है। ये इक्विटी में नज़र आएगा, और इसकी कॉस्ट नज़र कहाँ आएगी? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग में से लेस होती है, ठीक है। जबकि लॉन्ग टर्म लोन ये क्या है? डेट है, लायबिलिटी है, ठीक है। तो ये नज़र आएगी आपको लायबिलिटीज़ के अंदर, और इसके ऊपर इसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट आपको कहाँ नज़र आएगी? फाइनेंस कॉस्ट में, पीएनएल के अंदर, ठीक हो गया जी, सही है। यानी पैट तक आने से पहले पहले ये माइनस हो जाती है। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। अब बिजनेस को और पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो बिजनेस शेयर होल्डर्स के पास जाता है या नए शेयर इशू करता है। तो नए शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि भाईजान पहले से ऑलरेडी इतने ओनर्स आपके पास मौजूद हैं, ठीक है, तो हमें क्या फ़ायदा होगा अगर हम आपके पास ये इन्वेस्टमेंट कर दें। तो कंपनी कहती है कि आपको हम डिविडेंड देते हुए प्रेफरेंस देंगे। क्या करेंगे? डिविडेंड देते हुए प्रेफरेंस देंगे। और अगर कंपनी कल को बंद होगी, जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, 70 के एसेट्स बेचकर 20 की लायबिलिटीज़ पे करके जो 50 बचते हैं, जब वो 50 रेजिडुअल इंटरेस्ट भी हम डिस्ट्रीब्यूट करने लगेंगे, तो पहले आपको पैसे वापस करेंगे और फिर कुछ बचा तो जो पहले वाले थे उनको देंगे। तो इसका मतलब पहले वाले जो है, पहले वाला शेयर कैपिटल जो है वो क्या कहलाएगा? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। क्या कहलाएगा जी? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। दोबारा लिख लूँ ज़रा ऐसे कर, आपने तो अभी नोट नहीं ना कि आप तो साथ साथ नहीं कर रहे। तो यहाँ इसका नाम क्या हो गया जी? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। मैंगो आम, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ठीक है। और जो अब नया इश्यू किया है उसका नाम है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लेकिन इसको इक्विटी में लिखने की, यहाँ पर रखने की शर्त क्या है? ये पैसे कभी वापस ना हो। तो ये कौन सा शेयर कैपिटल होता है जो इक्विटी में नजर आए? इररिडीमेबल।
ठीक है। तो इसकी भी नेचर बिल्कुल वैसी ही है जैसी ऑर्डिनरी की थी, ठीक है। लेकिन इसकी एक खसूसियत क्या है कि इसको हम डिविडेंड पे करते हुए क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे, ठीक है जी। तो इसका नाम क्या रख दिया हमने, डिविडेंड भी पे करते हुए प्रेफरेंस देनी है, और इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, जब बच्चा खुचा बकाया बांटा जाएगा उस वक्त भी इनको पहले देंगे, फिर कुछ बचेगा तो मैंगो वालों की तरफ आएंगे, मैंगो ऑर्डिनरी, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लेकिन यहां पे लिखने के लिए इनके लिए क्या होना जरूरी है, इररिडीमेबल का मतलब ये पैसे भी कंपनी की जिंदगी में वापस कोई नहीं होंगे, ठीक है जी। और सही है, ये बात समझ आई। तो इररिडीमेबल वाला जो शेयर कैपिटल होगा वो भी वही है जो सारी जिंदगी कंपनी के पास रहना है, लेकिन उस पर प्रेफरेंस दी जाती है, एक बात। और दूसरी बात, ये रिस्क नहीं ले रहे होते शेयर होल्डर्स, तो इन्हें कहा जाता है कि वेरिएबल नहीं, आपका जो डिविडेंड रेट होगा वो फिक्स कर दिया जाएगा। डिविडेंड रेट क्या होगा, फिक्स होगा। तो मिसाल के तौर पे इनको हमने कहा कि आपको 12% डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो इसका डिविडेंड रेट क्या होता है, फिक्स। ऑर्डिनरी वालों का रेट फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, और ये कौन सा आ गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लेकिन कौन सा वाला है, इररिडीमेबल वाला है, इसीलिए इसको हमने कहां शो किया हुआ है, इक्विटी में। अब जब इसकी कॉस्ट पे करेंगे, यही 12% हर साल पे करना है हमने, फिक्स, ना कम ना ज्यादा, ठीक है तो डिविडेंड ही, क्योंकि ये शेयर कैपिटल इक्विटी है, कभी पैसे वापस नहीं होने, ठीक है। तो एक मिनट बात पूरी कर लूं। तो इनका डिविडेंड नजर कहां आएगा, जहां इक्विटी का डिविडेंड नजर आ रहा है, कहां पे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। लेकिन चूंकि इनको हमने प्रेफर करना है तो इस डिविडेंड से पहले डिविडेंड आएगा, डिविडेंड एट द रेट ऑफ 12%, किसका, तो प्रेफरेंस डिविडेंड। कौन सा डिविडेंड जी, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस पूरा आ जाए शायद, प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ इररिडीमेबल, बस ठीक है, पता है आपको, एट द रेट ऑफ 12%। ये कहां पे आएगा, ये रिटेन्ड अर्निंग्स में ही आएगा, लेकिन पहले इनको डिविडेंड देंगे फिर कुछ बचेगा। तो ये अभी तक जितना हम पढ़ रहे थे ना, जितने हमने सवाल देखे थे, इसमें कभी भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं आया था, ना ही प्रेफरेंस डिविडेंड आया था, एक ही डिविडेंड होता था, ऑर्डिनरी वाला, ठीक है। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इक्विटी, इसकी कॉस्ट डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग्स में, इररिडीमेबल शेयर कैपिटल भी इक्विटी, इसकी कॉस्ट भी रिटेन्ड अर्निंग्स में माइनस होगी, लेकिन इनको क्या किया जाएगा, प्रेफरेंस दी जाएगी इन द इवेंट ऑफ एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और साथ के साथ एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, जब हम करते हैं बचे कुचे, ठीक है। यहां तक कोई मसला नहीं है तो पूछें क्वेश्चन जी। एसी क्वेश्चन था, एसी बंद कर दे यार, मैं क्या पता नहीं इधर को सवाल है, यहां तक कोई मसला। अच्छा, अगली बात, पैसे और जरूरत पड़ गई कंपनी को। अब कंपनी ने शेयर इशू करने हैं, शेयर इशू करना चाह रहे हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जी ये जो पैसा आप बाउंड कर लेते हैं ना, ये नहीं है, आप उधार ले लें, ठीक है। अब इशू वो शेयर्स ही करेंगे, लेकिन ये ऐसे शेयर्स होंगे जो कोई 5, 7, 10 साल के बाद रिडीम हो जाएंगे, मतलब ये शेयर सर्टिफिकेट शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वापस लाएगा और हम उसको शेयर रख के पैसे वापस दे देंगे। तो ये तो इक्विटी है ही नहीं, ये तो स्पेसिफाइड डेट पर स्पेसिफाइड अमाउंट वापस पे करनी है उनको, और तो और इसके ऊपर जो रेट डिविडेंड का होता है वो भी डिविडेंड नाम का ही होता है, ये खुद भी इक्विटी नहीं है, इसके डिविडेंड को भी इंटरेस्ट में ही शो करना है, लेकिन नाम तो इसका यही आएगा। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, लेकिन ये कौन सा है, रिडीमेबल वाला। अब देखो रिडीमेबल, ये तो नेचर ही नहीं है इक्विटी की, रिडीम हो जाना, तो इसीलिए हमने इसको इक्विटी में नहीं रखा। इक्विटी में कौन सा था, इरिडीमेबल, यहां कौन सा आ गया, इरिडीमेबल। तो ये रिडीमेबल शेयर कैपिटल है, ये चूंकि वापस हो जाना है तो दिस इज जस्ट लाइक लायबिलिटीज, तो ये लायबिलिटीज में नजर आ रहा है। 2, 4, 5, 10 साल के लिए हम इशू करते हैं ये शेयर्स। तो अगर ये खुद इक्विटी नहीं है, इट इज जस्ट लाइक डेट, तो इसकी जो डिविडेंड कॉस्ट है वो दरअसल क्या होती है, इंटरेस्ट कॉस्ट ही होती है, बस नाम का ही डिविडेंड होता है, वो भी कहां नजर आनी चाहिए। तो मैं इसको लिखूंगा डिविडेंड, बल्कि यूं
प्रेफरेंस डिविडेंड एट द रेट ऑफ 8% ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो रिडीमेबल शेयर्स का जो डिविडेंड है वो डिविडेंड नहीं होता, वो नाम का डिविडेंड है, वो दरअसल क्या है, इंटरेस्ट ही है। तो अगर इंटरेस्ट है तो फिर नज़र भी कहाँ आएगा, फाइनेंस कॉस्ट में, पैट से पहले। जी बॉन्ड इनको नहीं कहते, लेकिन बॉन्ड भी इसी जैसे होते हैं, ये हम ईपीएस के चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना। ट्रीटमेंट सेम है, इसको टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट की भी ट्रीटमेंट ऐसी है, लेकिन बस ये है कि वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। टीएफसी टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट हो जाए, बॉन्ड कह दें, टीएफसी, बॉन्ड, लोन नोट, डिबेंचर, ये 4 बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसको शेयर कैपिटल का नाम दे देते हैं, लेकिन है दरअसल ये भी डेट इंस्ट्रूमेंट है। तो ट्रीटमेंट इनका 100% सेम ही होता है, बस नाम का फर्क है। तो यूं समझ ले लायबिलिटी है, तो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, हमने जाके ईपीएस के टॉपिक के अंदर देखना होगा डेट इंस्ट्रूमेंट, खास तौर पर डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर कन्वर्टेबल भी होते हैं अक्सर, तो ये सारी बातें वहाँ पे हमने करनी है। तो ज़रा बेस में ये बात आ जाएगी, ये फिर मैं नोट कर लूँगा घर जाके, तो जब वो टॉपिक आएगा तो दोबारा भी एक बार पढ़ा दूंगा, ठीक है, सही है। तो दिस इज जस्ट लाइक लोन नोट, दिस इज जस्ट लाइक डिबेंचर, बट दिस इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नाम इसका क्या है, लेकिन ये बस नाम का शेयर कैपिटल, असल में तो ये क्या है, लायबिलिटी ही है, ठीक है। इस पे भी डिविडेंड रेट क्या है, फिक्स, इस पे भी डिविडेंड रेट क्या है, फिक्स। लोन पे तो वैसे इंटरेस्ट रेट क्या होता है, फिक्स, इसीलिए ये सारे हराम है, ठीक है। और ये जो हाई रिस्क टेकर है, ये बैठा है एंड पे, देखो ना, बैंक वालों के लोन की भी कॉस्ट इंटरेस्ट पे हो गया, फिर रिडीमेबल वालों का डिविडेंड भी पे हो गया, फिर इरिडीमेबल वालों का, प्रेफरेंस वालों जिनको दी हुई थी उनका डिविडेंड भी पे हो गया, फिर भी कुछ बचेगा तो इन बेचारों को मिलेगा। टीटी वाले डब्बे में बैठे हैं, आखिरी डब्बे में ट्रेन के, ठीक है। तो इसके लिए इनको फिर ये हाई रिस्क लेते हैं, तो इनको रिटर्न भी अच्छे वक्तों में हाई भी मिलता है। तो लेट्स से 25% इनको डिविडेंड मिल गया, किसी साल नहीं भी होगा, किसी साल 50% भी होता है, 40% भी होता है, 30% भी होता है, ठीक है। तो ये हाई रिस्क लेते हैं तो इनको हाई रिटर्न भी मिलता है अच्छे वक्तों में, बुरे वक्तों में नहीं भी मिलता फिर, ठीक है। तो यही हलाल सूरत होती है बिजनेस की। जी सही है, ओके डन। तो इसको नोट कर लें, बस इतनी सी बात याद रखनी है आपने, इतनी सी बात याद रखनी है आपने कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर इररिडीमेबल है तो वो इक्विटी है, तो उसका डिविडेंड चेंज इन इक्विटी के अंदर आएगा रिटेन्ड अर्निंग से कॉलम में, लेकिन ऑर्डिनरी डिविडेंड से पहले। और अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीमेबल है तो ये खुद लायबिलिटी में नजर आएगा, दिस इज जस्ट लाइक लायबिलिटी, ये लोन है, ठीक है। और इसका जो इंटरेस्ट डिविडेंड जो है वो भी फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट के साथ ही नजर आएगा, ठीक है। इसको नोट करें। जी तभी वो अब अगर आप वो सवाल ओपन करें ना जाके, वो शायद पता नहीं मार्वलस था कि क्या नाम था उसका, क्वेश्चन पे पास पेपर 5, उसमें मैंने ना वो ब्रैकेट लगा के कह दिया था कि ये लोन पेएबल है। आप जाके पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीमेबल वाला, तो इसीलिए वो लोन था। दिस इज लोन, नॉट जस्ट लाइक लोन, दिस इज अ लोन। तो जाहिर है अगर वो स्पेसिफिक लोन है, तो जनरल है तो इकट्ठा करके जनरल लोन का रेट लगाकर वो भी करेंगे। लेकिन अभी इसको पक्का होने दें, मुझे ईपीएस का टॉपिक भी करवा लेने दें, फिर मैं वापस जाके वो वाला सवाल ओपन करके पढ़ा दूंगा कि वहां पे क्या लिखा हुआ था, ठीक है। वैसे अब आपको पता लग गया है कि असल में वहां पे शायद टीएफसी या बॉन्ड भी साथ लिखा हुआ था, जब पूरी बात आ जाएगी तो आप पता लग जाएगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया टीएफसी, बॉन्ड, लोन नोट, ठीक है, ये सब डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल वाला, ये सारे के सारे क्या हैं, ये लोन है, ये लोन पेएबल है। राइट इशू इज नॉट लोन, दिस इज इक्विटी, वो इक्विटी है, उसको इक्विटी ही कहा था वहां पे। अच्छा जी, अब इससे अगली बात समझ आए ना आए फिलहाल लिख लें, ठीक है, तो ये फिर ईपीएस के टॉपिक में ज्यादा बेहतर समझ आएगी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, भाई वो रिडीमेबल हो इररिडीमेबल हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। शेयर कैपिटल प्रेफरेंस वाला जो है ये क्यूमुलेटिव भी हो सकते हैं, ये शेयर्स क्यूमुलेटिव भी हो सकते हैं, और ये अलग डिस्कशन है, ओके। ऊपर वाली डिस्कशन समझ आ गई है, तो ये अलग डिस्कशन है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, डिविडेंड अनाउंस हो या ना हो
इनका डिविडेंड रिकॉर्ड होता है, यानी डिविडेंड अनाउंस करें या ना करें, हमने क्यूमुलेटिव लिखा हो तो इनका डिविडेंड रिकॉर्ड कर लेते हैं, अनाउंस हो या ना हो। तो ये समझ नहीं आएगा, ये ऐसे ही लिख लेना, कोई एक आधे एमसीक्यू में काम आ जाए तो आ जाए, फिलहाल ये मैं समझाऊंगा नहीं आपको, समझाऊंगा इंशाल्लाह ईपीएस के टॉपिक में जाकर, जहाँ पे आपको सही से वो पढ़ाना भी है मैंने इसको, फिर आप यूज़ भी कर रहे होंगे, ठीक है ना। और नॉन क्यूमुलेटिव क्या होते हैं जी? डिविडेंड अनाउंस होगा सिर्फ तब ही रिकॉर्ड होगा, सिर्फ तब ही रिकॉर्ड होगा, वरना नहीं। इसलिए मैंने कोई अंग्रेजी नहीं लिखी, मैं कह रहा हूं ये साइड पे करके लिख लो। कॉन्सेप्ट वैसे आज का ओवर हो गया था, कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज सिर्फ ये देना था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अगर इरिडीमेबल है तो वो इक्विटी है, रिडीमेबल है तो वो डेट है। तो डेट की कॉस्ट फाइनेंस कॉस्ट और इक्विटी की कॉस्ट रिटेन्ड अर्निंग्स में डिविडेंड है, ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस है चूंकि इसलिए ऑर्डिनरी से मैंगो से पहले, ठीक है। बाकी ये साइड पे करके लिख लें, इसका जब यूज़ ईपीएस में होगा तब देख लेंगे। ये यहाँ इसलिए बोल दिया कि चलो हो सकता है कोई एमसीक्यू में काम आ जाए तो मैं पेंडिंग ना करूं उसको, बस इतनी सी बात थी, ठीक है, ओके। मैंगो क्या क्या मैंगो? उसके बाद एक और चीज़ भी आपको बताई थी, पता नहीं कहाँ लिखी थी, मैं ढूंढ के लाता हूँ। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, जिसमें मैंने कहा था रिजर्व्स दो तरह के होते हैं। मैं दोबारा ना लिखूँ इसलिए मैं तो सुस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह करे मेरी सुस्ती, हाँ मेरी सुस्ती रंग ले आई सुस्ती रंग ले आई, हद होगी यार। ये सारा ही उठा के ले जाते हैं, कोई भी इसमें से चीज़ ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा जी, पुराने वक्तों की बात है, हमने ये बात की थी कि स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स आते हैं। शेयर कैपिटल डॉन है, अलग खड़ा हुआ है, रिजर्व्स बाकी अलग खड़े हैं। इन रिजर्व्स में कुछ कैपिटल रिजर्व्स होते हैं, कुछ रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं। कैपिटल रिजर्व्स वो होते हैं जिनमें से कैश डिविडेंड नहीं बांटा जा सकता, यानी शेयर प्रीमियम और रीवैल्यूएशन सरप्लस। और रेवेन्यू रिजर्व्स वो होते हैं जिनमें से कैश डिविडेंड बांटा जा सकता है, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स, या जनरल रिजर्व में से भी बांटा जा सकता है। कैसे? जनरल रिजर्व में जो पैसे पड़े हैं उनको इधर रिक्लासीफाई कर लो और फिर बांट लो। यहाँ पे तो जनरल रिजर्व डेबिट नहीं करना रिटेन्ड अर्निंग्स भी डेबिट है कैश डिविडेंड के लिए, ठीक है ना। लेकिन अगर इसमें पैसे कम पड़े हो तो यहाँ से यूज करके वापस ला कर आप पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक बात की थी, बोनस शेयर्स अगर एज डिविडेंड हो तो उन्होंने डिविडेंड उनको रिटेन्ड अर्निंग में डेबिट करना, और अगर वो एज सिंपल इशू हो तो उन्हें शेयर प्रीमियम का बैलेंस अगर अवेलेबल हो तो उसमें डेबिट करना। और अगर आपने बोनस शेयर्स इशू किए हैं, लेट्स से बोनस शेयर्स आपने इशू किए हैं 100 रुपये के और शेयर प्रीमियम के अंदर 120 पड़ा है तो कोई मसला नहीं, सारा 100 यहाँ से। लेकिन अगर शेयर प्रीमियम में 120 पड़ा है और आपने 150 के शेयर्स इशू कर दिए मुफ्त में, शेयर कैपिटल में तो 150 आना है, लेकिन यहां पर 120 से ज़्यादा कैसे माइनस कर सकते हो, तो बाकी कहां ले जाओगे? रिटेन्ड अर्निंग। ये सिखाया आपको, ठीक है। अच्छा आगे था, सॉरी, ठीक है, समझ आ गई आपको, ओके। उसके बाद एक और बात हुई थी हमारी, वो बात क्या थी? फॉर इशुएंस कॉस्ट। इशुएंस किसकी इशुएंस? यही ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इशू कॉस्ट मतलब इसको आप यूं भी कह सकते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्या मतलब? शेयर्स इशू करने पर, शेयर्स इशू करके जो पैसे आते हैं, इस ट्रांजैक्शन पर कोई कॉस्ट आई हैं, कोई लीगल कॉस्ट आपने पे की, कोई कंसल्टेंसी पे की, कोई फर्म हायर कर ली, ये सब क्या है? शेयर्स इशू करने की कॉस्ट है ना, इशुएंस कॉस्ट या ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहें। इनका क्या ट्रीटमेंट है? तो मैंने कहा था जी इनका ट्रीटमेंट ये है कि आप रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट करें। जो कैश पे किया वकील को, वो कैश तो क्रेडिट हो गया, लेकिन डेबिट पीएनएल में एक्सपेंस ना करें, डायरेक्ट इक्विटी में लाएं। स्टूडेंट्स कहते हैं डायरेक्ट इक्विटी में लाएं इसको, ये क्योंकि इक्विटी को बढ़ाने के लिए ही ये कॉस्ट पे की थी। ये फॉर द ईयर कोई ऑपरेशन नहीं किया कि आपने उसके ऊपर ये खर्चा किया, तो इसको डायरेक्ट इक्विटी को हिट करो, पीएनएल के अंदर ना हिट करो, ठीक है।
तो इक्विटी में कहाँ हिट करेंगे? रिटेन्ड अर्निंग्स में। एक्सपेंस का बढ़ना है प्रॉफिट को कम करता है, प्रॉफिट कहाँ पड़े? रिटेन्ड अर्निंग्स में। लेकिन अगर आपके पास शेयर प्रीमियम का बैलेंस पड़ा है तो बेस्ट कॉर्पोरेट प्रैक्टिस, कॉर्पोरेट लॉ हमारा क्या कहता है कि इस शेयर प्रीमियम को यूज कर लो, क्योंकि इसका कम इस्तेमाल है। रिटेन्ड अर्निंग्स तो बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है, कैश डिविडेंड बांट लो या उससे कोई भी जनरल रिजर्व, कोई स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट कर लो, वो पैसे तो कहीं भी यूज हो सकते हैं, लेकिन शेयर प्रीमियम वाले पैसे और तो कहीं यूज होते नहीं हैं। तो उनको कुछ इस्तेमाल जो कर सकते हैं उनका वो क्या है, उनको बोनस इशू के लिए यूज़ कर लो, उनको इशूएंस कॉस्ट के लिए यूज़ कर लो। तो एक ऑप्शन ये भी है, ये एक ऑप्शन, इनमें से दोनों में से जो एंट्री कर देंगे पर्चे में वो सही है। लेकिन मेरा मशवरा है कि आप अगर शेयर प्रीमियम पड़ा हो, इशूएंस कॉस्ट आए, तो पहले क्या करो, इफ बैलेंस इज अवेलेबल इन शेयर प्रीमियम अकाउंट फर्स्टली यूज इट। इधर भी वही वाला मामला है, इशू कॉस्ट अगर 70 रुपये है और 50 रुपये शेयर प्रीमियम पड़ा है तो 50 शेयर प्रीमियम में से निकालो और बाकी 20, और अगर इनफ बैलेंस है तो सारे का सारा शेयर प्रीमियम में। लेकिन दोनों ही इजाज़त है, लॉ ने ये नहीं मना किया आपको, हमारे लॉ ने ये नहीं कहा कि इशू कॉस्ट को आप रिटेन्ड अर्निंग में डाल ही नहीं सकते। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि बेटर प्रैक्टिस क्या है, शेयर प्रीमियम को पहले यूज़ करना। तो यहाँ ICAP ने बोनस इशू के अंदर तो थोड़ा सा मसला ये किया होता था, तो इसलिए पूछ लिया था, इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें शेयर प्रीमियम में ही आप डालें, कोई मसला नहीं, ठीक है, दोनों ही सही है, लेकिन आप शेयर प्रीमियम करें, ठीक है। बोनस डिविडेंड के केस, बोनस के केस में मैंने क्या कहा था, अगर एज डिविडेंड है तो रिटेन्ड अर्निंग्स, और अगर एज सिंपल इशू है तो बोनस शेयर, वही वाली बात होगी। एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड है तो रिटेन्ड अर्निंग में डेबिट करो, और अगर एज फ्री शेयर्स हैं तो विद फेस वैल्यू शेयर प्रीमियम को हिट करो। अगर बैलेंस उसमें पड़ा है तो पहले उसको फर्स्टली यूज़ करो उसको, और अगर फिर भी ना पूरा हो तो फिर रिटेन्ड अर्निंग्स की तरफ जाओ, ठीक है। और मेरे ख्याल में कोई बात हमने ऐसा डिस्कस नहीं की थी, ये थ्योरेटिकल बातें डिस्कस की हुई थी। अब आपने पढ़ के क्या क्या आना होगा मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। रीड ओनली करते हैं ना, फिर उसके बाद मैं कुछ MCQs करके छुट्टी करूँ आपकी। देखें जी, वो कहता है कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में, ये बड़े ध्यान से पढ़ना है, इन्हीं में से MCQs बनते हैं, ठीक है। देखो अब एक लाइन लिखी हुई है, इक्विटी इज डिफाइंड एज रेजिडुअल इंटरेस्ट। अब हो सकता है इसका ICAP एक MCQ बना दे, आपको डाल दे, लिखा दे इक्विटी इज डिफाइंड एज, और नीचे 3-4 ऑप्शन दिए हुए हों मिलते जुलते, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विटी क्या है, रेजिडुअल इंटरेस्ट। रेजिडुअल इंटरेस्ट का मतलब आपको समझा दिया मैंने, ठीक है, कि 70 रुपये के टोटल एसेट्स पड़े हैं और 50 रुपये की लाइबिलिटीज़ हैं। अगर कंपनी आज बंद हो जाए तो ये 20 रुपये लाइबिलिटीज़ वालों को 70 रुपये के एसेट बेचेंगे, 20 रुपये लाइबिलिटी वालों के पे करेंगे, और बाकी किसको मिल जाएंगे, तो बाकी मिलते हैं रेजिडुअल इंटरेस्ट, ठीक है। ये देखो, इक्विटी इज डिफाइंड एज रेजिडुअल इंटरेस्ट इन एसेट्स ऑफ एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लाइबिलिटीज, ठीक है। इक्विटी इज प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कंसिस्ट ऑफ शेयर कैपिटल, उसके बाद कैपिटल रिजर्व्स, उसके बाद रेवेन्यू रिजर्व्स, ठीक है। कैपिटल रिजर्व में शेयर प्रीमियम, रिवेल सरप्लस है, और रेवेन्यू में 2-4 बातें उसने और भी लिखी है, रिटेन्ड अर्निंग, जनरल, अदर स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ, ठीक है, जिसमें उसने एक एग्जांपल लिख दी, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स। देखो इसका मतलब क्या है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, नाम से पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है वैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया जो मैंगो शेयर होल्डर हैं, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हैं, मेन शेयर होल्डर तो वही होते हैं। एक और बात बताता चलूं, ये जो प्रेफरेंस वाले शेयर होल्डर थे ना, जिनको फिक्स डिविडेंड मिल रहा था, इररिडीमेबल वाले सही, इनको वोट नहीं देते, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, ठीक है ना। तो असल ओनरशिप में, डिसीजन मेकिंग में कौन बैठे होंगे, ऑर्डिनरी मैंगो ही बैठे होते हैं, ठीक है ना, मैंगो ही बैठे होते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। डायरेक्टर्स में कौन होते हैं, मैंगो शेयर होल्डर्स ही होते हैं। जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वाले हैं उनको कहते हैं यार तुम्हें कह दिया ना 10%, तुम्हें अपने 10% से कर दे, चलो साइड पे बैठो, बड़े आए तुम डिसीजन मेकिंग वाले। हमने ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें, और कुछ नहीं मिलेगा तो हमें ही नहीं मिलेगा। तुम्हें तो 10% कह दिया है ना, उधर साइड पे बैठो, उधर बैठो, बड़े आए तुम डायरेक्टर बनने, कोई डायरेक्टर नहीं हो, चलो, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो अब ये जो लोग हैं जो मैंगो शेयर होल्डर्स हैं, इनके भी दिल में होती है कि यार ये कुछ समझ नहीं आती, प्लानिंग करनी होती है, 100 किस्म के खर्चे होते हैं, तो डिविडेंड अगर बराबर सराबर मिलने लग जाए तो बेहतर है। एक साल में बहुत आ गया, हम भी याशी मार दें, अगले साल में कुछ ना आए, फिर हैंड टू माउथ हुए हों। तो उन्होंने ये डिसीजन जब लेते हैं ना, तो एक रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं वो, ठीक है। वो क्या कहते हैं जी, एक रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये बना लो। क्या मतलब, रिटेन्ड अर्निंग में से हर साल कुछ पैसे निकालो, कुछ पैसे निकालो और इधर डालते रहो,
और डिविडेंड बराबर बराबर देते रहो। कभी जो ऐसा हो कि डिविडेंड कम हो रहा हो तो यहाँ से निकाल कर इधर वापस लाओ और फिर डिविडेंड बांट दो। नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है। तो खैर इनको रीड करने से आपको पता चलेगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। अब आगे उसने बताया डिविडेंड के बारे में, वो क्या होता है आप पढ़ोगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज अर्निंग्स हैं। रियलाइज्ड प्रॉफिट्स मतलब पैट, मतलब पीएनएल वाली फिगर, ओसीआई वाला इधर नहीं आता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कहा था ना। तो एक एक लाइन ध्यान से पढ़नी है, किसी में से भी एमसीक्यू बन सकता है, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। कॉन्फिडेंस तभी आएगा आपको कि ये चैप्टर तैयार है जब इसको एक बार पूरा रीड कर लोगे। तो ये अब आपके ऊपर है। मैं दूसरा चैप्टर करेक्शन फेयर वाला कल अब देखूंगा उसमें क्या रहता है। मैं आज पढ़ने के लिए नहीं दूंगा आपको, मैं जानबूझ के आहिस्ता आहिस्ता इसको गुजार के अब तो जो एमसीक्यू रहते हैं वो करके छुट्टी दे रहा हूं, ताकि आप इसको एक बार साइड पे कर लें। ये 15 मिनट रीडिंग में लगेंगे, आप ध्यान से अगर मोबाइल से दूर होके, ठीक है, कानों में कोई रुई शुई देकर खामोशी से ध्यान से कोने पे लग के अगर पढ़ें तो 15 से 20 मिनट लगेंगे रीड करने में। इसको एमसीक्यूज तो मैं करवा के भेज रहा हूँ। जो एमसीक्यू रहते हैं वो किए थे, किसी बच्चे ने होमवर्क दिए थे, हो गए थे। अच्छा, उसके बाद शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी भी होता है, प्रेफरेंस भी होता है, पढ़ा दिया आपको। इसको रीड करके देखना है, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है, मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। कैपिटल रिजर्व्स क्या होते हैं जी? शेयर प्रीमियम, रीवैल्यूएशन, सरप्लस। रेवेन्यू रिजर्व्स क्या होते हैं? रिटेन्ड अर्निंग, जनरल रिजर्व। सारी बातें बताई गई हैं, आपने एक बार रीड करके इसको तसल्ली, और एक ही बार रीड करना है बस। इसको बस रीड करें, आपको ये सब पता है, सिर्फ तसल्ली हो जाए आपकी। फिर इनमें से कोई एमसीक्यू बनता है तो आपको वो भी काबू में होगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो ये सब रीड ऑनली चल रहा है, एक बार कर लेना। बाकी पेपर की प्रेप लीव के अंदर भी कोई जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लिया हुआ है तो कोई इंपॉर्टेंट होगा तो मैं खुद हाईलाइट कर दूंगा कि ये पैरा मैं रिवीजन प्लान में डाल दूंगा कि ये 2-3 पैरास पढ़ लें, वरना लेकिन अभी पढ़ने वाला ही उस वक्त छोड़ सकता है, वरना उस वक्त सिर्फ हाईलाइटेड वाले को पढ़ने वाला रिस्क ले रहा है। एमसीक्यू किसी भी जगह से भी बन सकता है, तो जिन्होंने पढ़ा होता है उन्हीं को पता चलता है। अभी वक्त है, अभी मौका है, अभी प्रेशर नहीं है। मैंने कहा था कि आज से ऑनवर्ड्स नियत कर लो, पास होना चाहते हो तो जो पढ़ रहे हो एग्जाम लेवल पे आए। तो मैंने इसीलिए स्टेटमेंट इनिक्विटी साथ ही रखा हुआ है, इसको एग्जाम लेवल पे ला के छोड़ना। IAS 8 चल रहा है, उसकी वो यकनी निकालनी है कि अगर IAS 8 में से पर्चा ICAP ले कहे पास फेल कर दूंगा तो आप पास हो किसी भी वक्त, जो मर्जी कर लो, आ जाओ। इस तरह से तैयारी करनी है अब अगले हर टॉपिक की। यही चीज़ आपको बचाएगी, बाकी पेपरों को भी पास करवाएगी, ये पेपर भी पास करवाएगी। और अगर खुदा ना खास्ता ये 1 महीना आप सिर्फ टोटल पूरा करने के लिए आते रहे तो फिर आखिरी महीने में ये वाले टॉपिक्स का जो बोझ आप पे पढ़ना है वो इसको भी रिस्क पे डाल देगा और बाकी पेपरों को भी। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी वक्त है, रोज़ का काम रोज़ कर रहे हैं, थोड़ी सी हिम्मत कोशिश करके मेहनत करके ध्यान से इस काम को करते रहें, ठीक है। एग्जाम लेवल पे लाना है, ओके, करोगे ना इंशाल्लाह। तो उसके अंदर ये शामिल है, रीड ऑनली करके कल आना है, कल की एक्स्ट्रा क्लास है मुझसे। इससे पहले 15 मिनट मिले उस वक्त बच्चा रीड कर सकता है ध्यान से बैठ के। अगर कोई दिन में टाइम नहीं मिला आज के दिन में, कल में, तो इस क्लास से 15 मिनट पहले जो 2 बजे से 2:15 बजे तक जो है वो मैं बैठा रहता हूँ बच्चों के आने का। चलो यार वेट कर लें, 2:15 थोड़ा टाइम देता हूँ रेस्ट का, उसमें पढ़ लें, रीड ही करना होता है। लेकिन तसल्ली कर लें कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको पता ना हो। जल्दी करें सर, बातें थोड़ी कम करें, पढ़ाएं ज़रा ज़्यादा। तो ये रीड ऑनली आपने करने हैं। उसके बाद इक्विटी ट्रांजैक्शंस पढ़ो जी। इशुएंस ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन राइट इशू, क्या एंट्री होती है? एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। डिस्काउंट को हमने शेयर प्रीमियम या रिटेन्ड अर्निंग में डेबिट करना होता है। मैंने इसको लिखवाया था पहले दिन शेयर डिस्काउंट, ऐसे ही लिखवाया था, वो सिर्फ वैसे ही लिखवा दिया था क्योंकि मैं ये शो करना चाहता था, किसी और कैश फ्लो के सवाल के लिए तैयारी करवा रहा था कि शेयर कैपिटल और शेयर डिस्काउंट और रिटेन्ड अर्निंग्स अगर हों तो ये 100 रुपया लेट से, ये 20 रुपया और ये 70 रुपये ऐसे नज़र आता है। लेकिन दरअसल ये ऐसे नज़र नहीं आने देते हम, बल्कि हम क्या किया करते हैं, हम शेयर डिस्काउंट को रिटेन्ड अर्निंग्स में बिल्कुल वैसे ही चार्ज करते हैं जैसे अभी इक्विटी कॉस्ट को चार्ज किया था। यानी इसको हाँ शेयर प्रीमियम पढ़ाओ तो वहाँ पे कर दें, ठीक है, क्योंकि वो ज़बानी बताया भी था ये कि कल पहले कुछ अर्सा पहले हमने महंगा शेयर इशू किया था तो वो शेयर प्रीमियम पड़ा है, तो आज सस्ता किया तो उसी शेयर प्रीमियम को यूज़ करो, वरना इसने कहीं और तो यूज़ होना नहीं है। तो शेयर प्रीमियम या रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट करके हमने जो है वो शेयर डिस्काउंट को ख़त्म कर देना होता है। यानी शेयर डिस्काउंट की एंट्री क्या बनती है? अगर मैं इकट्ठी कर दूं, बल्कि मैं यूं कर देता हूं, हमने ये काम, हमने जो एंट्री की थी ना वैसे की थी, उसी को सेट कर दें, ठीक है। कैश में कितने पैसे आए? 8 रुपये, 10 वाला शेयर 8 में इशू किया था, ठीक है। और आपने शेयर कैपिटल में क्या डेबिट करना, क्या क्रेडिट करना है? पूरा 10।
ये 2 रुपये शेयर डिस्काउंट में डेबिट किए थे, लेकिन दरअसल वो शेयर डिस्काउंट कहाँ जाना चाहिए, या शेयर प्रीमियम में या रिटेन्ड अर्निंग्स में, ठीक है ना। ये क्या है जी, शेयर डिस्काउंट। डिस्काउंट भी तो एक एक्सपेंस ही है। डिस्काउंट अलाउ किया ना आपने, 10 वाली चीज़ अपनी 8 में बेची तो 2 रुपये का डिस्काउंट अलाउ किया आपने। क्या हो रहा है जी, सही है। तो ये एक एक्सपेंस ही है, इसको कहाँ चार्ज करो। जैसे अभी इशू कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक एक्सपेंस थी, उसको चार्ज किया था, शेयर प्रीमियम पड़ा है तो उधर, नहीं तो रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री क्या है जी, शेयर प्रीमियम या रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, ये बताया हुआ है आपको। तो एक बार पढ़ोगे तो पता लगेगा कि हमें ये सब आता है। अगर नहीं पढ़ोगे तो पर्चे के अंदर जाते तक आपके जहन के यहाँ कोने में ये बात होगी कि मैंने चेन इक्विटी वाला चैप्टर रीडिंग नहीं किया था, हो सकता है उसमें से कुछ आ जाए और मैंने ना पढ़ा हो। हालांकि पढ़ा होगा तो पता होगा कि इसमें कुछ भी नहीं है, सब मुझे आता है। सो प्लीज़ करिएगा ज़रूर इसको। ये एग्जाम्पल है, ट्राई करनी है आपने, मैं नहीं करवा रहा क्योंकि उसने क्या कहा है, जनरल एंट्री करो, किस चीज़ की, राइट इशू की, एट पार। अब ये मैं करवाऊंगा, तसल्ली कर लो। आई कैप की एग्जांपल्स हैं कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। हो सकता है आई कैप कहता है ना मैं अपनी किताब से बाहर नहीं जाता, तो हो सकता है अपनी किताब के अंदर रहते हुए ऐसी बात कर दे जो हमने ना पढ़ी हो, इसको तो इंश्योर करना है, ठीक है। तो ये पिछली बार जब मैंने बुक चेंज की थी ना, तो आई कैप की भी छोटी मोटी एग्जाम्पल मैंने नहीं माफ़ की थी, वो भी डाल दी थी यहाँ पर, ठीक है ना। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक, पास पेपर, ये तो थे ही, कोई छोटी मोटी एग्जाम्पल भी यहाँ, तो उससे सवाल बन जाता है। एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ उसने एग्जाम्पल में, उससे सवाल बना देगा। तो आपके लिए क्या ज़रूरी है, तसल्ली एक बार आज कर लो, एक बार का रोना, एक बार की मेहनत, ठीक है। फिर आगे फिर मेहनत अगले पेपर की नहीं। और दुनिया है ना यार, दुनिया है। पहाड़ के ऊपर चढ़ो तो कहता है ये नज़र आ रहा होता है पहाड़, ये है टॉप, जब उधर पहुंचते तो पता लगता है नहीं उससे ऊपर भी पहाड़ है, वो है टॉप, फिर उससे ऊपर। तो ये ऐसे ही है। मैट्रिक कर लो, मसले सारे खत्म। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर नो कंसिडरेशन, बोनस इशू डिस्कशन हुई है। एक बार तसल्ली करो, इन्होंने कोई अलग बात तो नहीं लिख दी, जो इन्होंने बात लिखी है हमें भी वही पता है, ठीक है। एग्जाम्पल होमवर्क जाजिब, नेक्स्ट एग्जाम्पल गालिब होमवर्क। ये तो नाम भी हमने सुने हुए हैं, कहाँ सुने थे, जाजिब गालिब, कुछ याद आ रहा है? ये इम्पेयरमेंट वाले सवाल में था मेरे ख्याल में, गालिब और जाजिब, मुझे याद पड़ता है जहाँ से। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, इंटरिम कौन सा है, फाइनल कौन सा है। भाई हमने सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन अब मैं पागल की तरह ये नहीं पढ़ाने लग जाऊंगा आपको, तसल्ली आपने करनी है। हो सकता है इसमें मैंने नहीं पढ़ा, सचमुच कह रहा हूँ मैंने नहीं पढ़ा, किताब बनाते हुए पढ़ा था शायद, तो मुझे भी जहन से निकल सकता है कि इसमें कोई ऐसी बात पढ़ी है जो आपको मैंने पढ़ानी और मैं भूल गया हूँ। तो इंश्योर कीजिएगा इस बात को कि हमने जो बातें डिस्कस की हुई हैं उनमें से कोई चीज़ बाहर ना हो उसमें, ठीक है। क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव अभी अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से अंग्रेज़ी पढ़ के समझना आए तो कल मुझसे पूछ लेना। देखो सुभान अल्लाह, ये क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव की एग्जाम्पल तो नहीं लग रही मुझे। चलो आपका तो होमवर्क है। हाँ एग्जाम्पल जस्ट रीड करनी है, एक एक एंट्री है यार, हंसने की जरूरत नहीं है। ये 15 से 20 मिनट की रीडिंग है तो मतलब उतने की है। कैलकुलेटर हाथ में हो, इसको पढ़ो, कैलकुलेशन मारो, दिमाग में एंट्री करो, सोल्यूशन देख लो। मैं कब कह रहा हूँ कि बैठ के करने लग जाओ, लेकिन यूँ सोल्यूशन पे कुछ रखा हो, पहले जहन के अंदर करो और आगे चलो। ये बस इतना सा काम करना है, इंश्योर करते जो हाँ जो आपने सोचा वही यहाँ पे लिखा हो। और कोई डिफरेंट चीज़ नज़र आए तो मुझे बताना, मैं फिर कल समझा दूंगा, मुझसे मिस हुई होगी, ठीक है। होमवर्क ट्रांसफर बिटवीन रिजर्व्स पढ़ा दिया आपको। नॉर्मली जनरल रिजर्व में बेचते होते हैं हम, ठीक है, या सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग्स में। ये दोनों एंट्रीज हमें आती हैं। एक नज़र देख लो कि यहाँ कोई नई चीज़ तो नहीं लिख दी उन्होंने, एक नज़र देख लो कि इस एग्जाम्पल में कोई नई चीज़ तो नहीं है। ओके नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पोर्शन। करना इसको भी रीड ओनली है क्योंकि आपको पता है। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या होता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, चेन इन इक्विटी, कैश फ्लो और नोट्स और कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। देखो ये ज़रूरी चीज़ थी, ये इंटेग्रल पार्ट है, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये बात आइए सेट पढ़ने के बाद आप समझ सकते हैं। आ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द बिगिनिंग ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड, यानी अगर मैं 2020 में खड़ा हूं तो 2019 तो वैसे ही उन्होंने कहा कि पार्ट है, 2018 प्रीसीडिंग पिछला, ये भी प्रेजेंट करना पड़ेगा। व्हेन एनटी अप्लाइज एन अकाउंटिंग पॉलिसी रिट्रोस्पेक्टिवली और मेक्स अ रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट कवर्ड लेटर इन आईएस 8, आपने कवर कर लिया है। तो बैलेंस शीट जो है वो उसने एडिशनल बताई। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक तो कंपैरेटिव जरूरी है ना, बैलेंस शीट एडिशनल 1 साल की बनी थी, याद है, उसके बारे में ये लिखा हो।
और ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है, ये IS-1 वैसे कहता है, पता नहीं इन्होंने लिखा नहीं हुआ शायद, ये IS-1 कहता है, IS-8 भी कह रहा है साथ मिलाकर, ठीक है। पर्पस इंपॉर्टेंट है, रीड ओनली कर लेना, इसमें से कोई एक आधा MCQ निकल आए शायद। इंफॉर्मेशन टू बी प्रेजेंटेड, रीड ओनली। इंफॉर्मेशन आइदर इन स्टेटमेंट और इन नोट्स, ये थोड़ा टेक्निकल सा पॉइंट है, लेकिन पढ़ना अगर समझ आ जाए तो ठीक है, वरना मेरी जान पड़ी जाएगी। इसको कोई ज़रूरत नहीं है, ये स्पेसिमन आपको आता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम चीज़ें उन्होंने लिख दी हैं। देखो इवन के IS-8 वाली समझ लो कि ये चेनी गुटी है, 2 दफ़ा ओपनिंग आ रहा है, इफेक्ट ऑफ, हमने एक ही जान छुड़ा के एक ही लिखा होता है, याद है, इफेक्ट ऑफ चेंज पॉलिसी या इफेक्ट ऑफ, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रायरी एडजस्टमेंट, जान छुड़ा लिया हमने, ठीक है। उसके बाद राइट इशू, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, डिविडेंड, सब कुछ ही है, एक नज़र पढ़ना हो तो पढ़ लेना, ये आपको बनानी आती है। डिफरेंट सवालों में डिफरेंट चीज़ें आती हैं, सारे का सारा तो नहीं आता। 2 साल की चेंज निकुटी बनी हुई है विद IS-8 एप्लीकेशन, पूरा स्पेसिमन है, IQ की किताब का, ठीक है। उसके बाद जी सवालों के अंदर जो डिस्कशन रहती है होमवर्क वाले सवालों में, वो इंशाल्लाह फिर करेंगे, क्योंकि इस वक्त इतना टाइम नहीं है। अब मैं सिर्फ आपको जो MCQ पेंडिंग किए थे वो नज़र मार के देख लूँ वो हो सकते हैं या नहीं, उसके बाद छुट्टी दूँ आप। ये तीनों पेंडिंग थे बस, इससे आगे भी कोई पेंडिंग था नहीं, ऊपर वाले तो थे ही। ये देखो, एनी अनपेड डिविडेंड इज कैरिड फॉरवर्ड, अनपेड डिविडेंड इज कैरिड फॉरवर्ड टू फ्यूचर पीरियड्स फॉर विच टाइप ऑफ स्टॉक। अनपेड डिविडेंड आगे चला जाता है किस स्टॉक के बारे में, अभी पढ़ा के आ रहा हूं, क्यूमुलेटिव के बारे में। जवाब देखते रहना यार, कोई गलती भी हो सकती है सवाल के अंदर, ठीक है। जवाब ही नहीं है, डोंट टेल मी। मैं ओपन कर लेता हूँ यार जवाब, किड्डे तुसी ना सुस्त लोगों को कहते जवाब है ही नहीं। कौन सा MCQ था ये, कौन सा था, 22 है ये, B पार्ट, ठीक है जी। तो क्या आ गया जी, क्यूमुलेटिव B पार्ट, डन। मिल गया पेज तुम्हारे किताब के अंदर नहीं रहा होना, फट तो ये कौन है, मेरी किताब फटी है, मैं पहचान कर दिया कि शायद किताब के अंदर ही, अब मैंने भी अभी देखी है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड एज इक्विटी एसेट। हाँ पता लग गया ना पेंडिंग क्यों किया था, क्योंकि पहली 15 मिनट की डिस्कशन जरूरी थी, वरना मैं कैसे ही, मैं रट्टा लगवा नहीं सकता था आपको, ठीक है। तो A इज द करेक्ट ऑप्शन। ओ भाई पेंडिंग, चल भाग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स। नॉट को जरा हटाओ ना, कौन कौन सी ट्रू है पहले वो देख लें, टिक शिक इधर लगाना ताकि बाद में नॉट हटा के देख लें हैं क्या चीज ट्रू है। रेट ऑफ डिविडेंड यूजुअली फिक्स्ड, मैंने कहा था जी बिल्कुल। शेयर होल्डर ऑलवेज हैव वोटिंग, नेवर, नेवर हैव, नेवर हैव, ऑलवेज हैव, नेवर हैव, थोड़ा सा भी नहीं, वोटिंग राइट देते इनको। शेयर होल्डर यूजुअली हैव प्रेफरेंस ऑन एसेट्स, प्रेफरेंस एज टू एसेट अपॉन, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये इज, ये तो इज, और या ये टिक होता है, जरा आप भी बड़े हो गए ना, टिक आपको उल्टे हो जाने। शेयर होल्डर यूजुअली हैव अ प्रेफरेंस एज टू डिविडेंड, ये भी ठीक, तो इसका मतलब, अच्छा ये तो सारे ठीक है, उसने कहा था क्या नहीं सही, ये नहीं सही, ठीक है, कोई रह तो नहीं गया। ऊपर चलो, अब ये MCQs हैं छोटे छोटे, लेकिन डिस्कशन जरूरी थी थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ पे कोई पेंडिंग नहीं था, होमवर्क वाले हो गए थे। इंक्रीमेंटल एक्शन हैज फॉलोइंग इफेक्ट ऑन चेंज इन इक्विटी, इंक्रीज रिवेंस सरप्लस नहीं, डिक्रीज हाँ, इंक्रीज हाँ, ये था ना, आगे मैंने पढ़ा ही नहीं, वैसे पढ़ लो। डिक्रीज रिवैल्यूएशन सही है, इंक्रीज हद हो गई यार, हद हो गई यार। चलो, इफ देयर इज नो बैलेंस इन शेयर प्रीमियम अकाउंट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर्स यूजुअली डेबिटेड टू रिटेन्ड अर्निंग्स। देखा, अब ये इस तरह के MCQs हैं, लेकिन उसी को ही आते होंगे ना जिसकी सही मानों में, जिसको कॉन्सेप्ट हो चीज़ों का, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, नंबर 9। अब ये जो रह गए हैं ये फटाफट करो और छुट्टी करें। नहीं, अब कोई 2 मिनट का काम है, अब कल पे ना छोड़ो इसको। असल में सुबह की क्लास में पहले 5 मिनट भी मैं नहीं चाह रहा होता है, IS-8 में चाहता हूँ सिर्फ IS-8 छाया रहे, ठीक है, ताकि वो समझ आ रही है ना उसकी, इसीलिए आ रही है कि कोई और चीज़ उसको नहीं छेड़ रही नॉर्मल क्लास में। और ये प्रेशर मेरा नहीं ऑफ हो रहा, साथ साथ मेरा तो हो ही रहा है प्रेशर ऑफ, जो मुझे लगता है छोटा मोटा काम, आप मेरी तसल्ली, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनके बगैर मेरी तसल्ली नहीं होती। तो मैंने आखिरी 2-3 दिन में फिर बुलाया होता है 7-7 8-8 घंटे के लिए, तो वही चीज़ें इस तरह साथ साथ करवा रहा हूँ ये एक्स्ट्रा करके, ताकि एंड पे बस आखिरी लेक्चर ही आखिरी हो। लेकिन मेरी तसल्ली तभी होती है, आप खुद देखो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बाद में फ़ायदा दे रही हैं। अब ना भागो, बस 5 मिनट दे दो, अब ना भागो। तुम्हारा कौन सा रिक्शा आया हुआ है, बैठे रहो आराम से, कि खुद रिक्शा लेके जाना है। इफ़ देयर इज़ नो, हो गया,
ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर आर यूजुअली डेबिट टू यूजुअली ये वैसे पहले ही पढ़ाया होता, लेकिन चलो आज रिवाइज हो गया ना, अच्छा हो गया। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर यूजुअली शोन एंड चेंज इन इक्विटी व्हेन बोनस इशू ऑफ शेयर इज मेड। बोनस इशू नॉट डिविडेंड। कौन से दो नजर आते हैं? इंक्रीज शेयर कैपिटल तो होता ही है, डिक्रीज इन शेयर प्रीमियम भी होता है। इंक्रीज तो कभी नहीं होगा क्योंकि ये प्रीमियम पे इशू ही नहीं होते शेयर। इंक्रीज चलो उसने ऐसे ऑप्शंस दिए हैं कि आप परेशान ही ना हो, ठीक है, यूजुअली। नेक्स्ट, विच टू हो गया। अगला, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर यूजुअली शोन इन चेन इक्विटी व्हेन राइट इशू इज मेड। राइट इशू देखो कैश आता है और राइट इशू नॉर्मली प्रीमियम पे इशू होता है, तो शेयर कैपिटल तो बढ़ना ही है, शेयर प्रीमियम भी बढ़ सकता है। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, डिक्रीज हो भी सकता है वैसे, लेकिन ये यूजुअल नहीं होता, ये केस यूजुअल नहीं है। डिविडेंड, ये डिक्रीज इन शेयर प्रीमियम भी तो हो सकता है ना। मैंने अभी बोला आपको कि आपने डिस्काउंट पर एसेट्स शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है, तो आपने एंट्री क्या की, शेयर कैपिटल 10 से क्रेडिट, डेबिट कैश में 8 हुआ तो 2 शेयर प्रीमियम के अंदर डेबिट कर दो, तो डिक्रीज तो हो सकता है ना। लेकिन ये क्या है, एबनॉर्मेलिटी है, एबनॉर्मल केस है। एबनॉर्मेलिटी की तरफ सिर्फ तब जाते हैं हम जब सवाल कहे। नॉर्मली तो क्या है, राइट इशू का मतलब, राइट इशू का मतलब ही क्या है, हर कोई लड़ रहा है शेयर मुझे दो मुझे दो, तो हमने कहा जितने जिसके पास पहले हैं उतने ले लो, तो वो प्रीमियम पे ही होते हैं, मार्केट से कम रेट पे होते हैं, थोड़े से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को होते हैं ना, मार्केट रेट से कुछ कम होंगे लेकिन बहरहाल प्रीमियम होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर यही दोनों हैं, ए और सी। साहरी उधर भी सी वैसा ही लग रहा था। नंबर 6, आ कंपनी हैज प्रॉफिट आफ्टर, यार अब ये वाला तो होमवर्क में करना चाहिए। ये किया था होमवर्क में किसी ने? नहीं, आप दिया नहीं था ना सर, दिया नहीं था। ये कैलकुलेशन वाले होमवर्क में करके आने हैं। आ डेबिट बैलेंस, ये तो रिपीट है, ये तो रिपीट है, इसको काट ही दो। आ डेबिट बैलेंस ये तो पहले कर आए हैं, पास पेपर में भी आया। आई कैप अपनी किताब के एमसीक्यूज में से भी अक्सर पास पेपर में आई कैप ने डाले होते हैं। ये नजर आ नहीं रहा आपको? ये आई कैप की बुक का है और नीचे जो गिवन था वो अटेम्प्ट नहीं साथ लिखी हुई, वो किसका है? पास पेपर्स का। लो जी, कोई पेंडिंग पुंडिंग नहीं छोड़ना अब हमने। बताओ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इशूड बाय एंटिटी इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, नो। इरिडीमेबल, नो। नन ऑफ अबव, नो। तो देखो कितने एमसीक्यू सिर्फ इस डिस्कशन से निकले हैं, और ये 15 मिनट की आसान सी डिस्कशन थी, सिर्फ आपको बताना था एक बार, ठीक है। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ट्रांजैक्शन विद ओनर? ये तो बता दिया था, ये तो रिपीट टेलीकास्ट है। ट्रांजैक्शन विद ओनर क्या है? इशू ऑफ शेयर्स ट्रांजैक्शन विद ओनर है। पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड ट्रांजैक्शन। प्रॉफिट फॉर द ईयर, नो। बोनस इशू, यस। तो ये तो रिपीट टेलीकास्ट है, ये भी मैंने ख्याल पहले देखा था हमने, ये भी पास पेपर में नजर आया था। तो कार्ड इसलिए रहा हूँ कि दो बार थोड़ा ही करना है, नीचे हो गया ना। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर सेपरेटली आइडेंटिफाइड इन चेंज इन इक्विटी? प्रॉफिट फॉर द ईयर अलग होता है, ट्रांजैक्शन विद ओनर्स हैं ये अलग होती हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, ये तो एक ही लाइन में होते हैं। क्या ख्याल है? यहाँ पे बनाई थी ना चेन इक्विटी, तो यहाँ पर आ रहा होता है ओपनिंग और चलते चलते यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम, जिसमें यहाँ पर पैट आता है और यहाँ पर ओसीआई का आइटम रीवैल्यूएशन सरप्लस का चेंज भी आता है। तो टोटल यहाँ पर आ जाता है टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम, ठीक है ना। तो ये सेपरेटली तो नहीं शो हो रहे, ये तो सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं हो रहे होते, मतलब इकट्ठे ही आ सकते हैं वो, ठीक है। प्रॉफिट और ओसीआई हम अलग अलग नहीं लिखते, हम टीसीआई लिखा करते हैं। लेकिन ट्रांजैक्शन विद ओनर्स यानी कि शेयर कैपिटल का इशू होना, डिविडेंड का आना, और नॉन ओनर चेंजेस यानी प्रॉफिट्स, इधर भी नॉन ओनर हो गए, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में सही लगते हैं मुझे, बी और डी, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने लाजमी इसको रीड करके आना है पूरे चैप्टर को, ताकि कल मैं करेक्शन ऑफ एरर के अंदर वो ज़ल्मी वाला सवाल डिस्कस करके और उसके बाद उसकी थ्योरी में कुछ इस तरह की चीज़ हो तो वो पढ़ा दूं, और फिर उसके एमसीक्यूज़ की तरफ जाएं। 2 दिन में उसको फारिग करें, ये रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं हम, ठीक है ना। उसके बाद फिर IAS 20 की तरफ जाएँ, उसके कोई 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, जाएंगे। जितना पुराना हो रहा है उतना अच्छा हो रहा है, क्योंकि जब हमने IAS 20 पे जाना है रिवीजन तो सारी होनी है, रिवीजन होने से आपका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। मैं देख लिया हाथ पाइन में, देख लिया मैं, गलती पूरी कर ला, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।